Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या प्रोसीड Good किया afternoon, जाए? sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा तिवारी जी। तो हम लोग प्रोसीड करें? Yes, sir. Yes, sir. अभी शायद सर Almost- 2-3 लोग और ज्वाइन करेंगे अभी। ठीक है, तो वेट कर लिया जाए। हाँ सर, ठीक। 2-3 मिनट वेट कर लीजिए सर। ठीक, ओके ओके। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट किया जाए क्या? हमारे ख्याल से Yes, सभी sir. लोग Start. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो in the previous class we are study about the micro technique of measurement. कैसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखा है। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा और ये मेजरमेंट से दूसरे बल्कि सेपरेशन से ये रिलेटेड है कि मॉलिक्यूल को कैसे हम सेपरेट करते हैं, जो कि देखने में लगता है कि दे आर सिंगल टाइप but they are composed of many things. You can say these are the compound which can study to separate different constituents of substances. आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, यू आर वेल नोन अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। तो हम स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सॉरी, एक सेकंड, स्क्रीन जा रही है? हेलो, Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है क्रोमेटोग्राफी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एज वी नो क्रोमेटोग्राफी is a type of physical separation technique. It is technique in which molecule of different substances present in solution. कोई भी सब्सटेंस आप देखते हैं तो
वो सिंगल टाइप ऊपर से दिखता है. फिजिकली दे सीन दैट दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी different compounds, and which we can separate into individual compound with the help of chromatography. ठीक है, तो this chromatography used for separation of different material present in the compound. So it is a physical process where the component means solute, कोई भी solute और solvent आप जानते हैं, solvent in which different substances are dissolved. तो solute का separation हम करेंगे, हम लोग करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी. आप जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं, एज रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक को स्टेशनरी फेज बोलते हैं या इमोबाइल फेज बोलते हैं, दूसरा है मूविंग मोबाइल फेज. सिंस दिस कंपाउंड सेपरेटेड इन बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये जो डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट होते हैं, जो मिक्सचर आप लिया, जो आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया है, वो चाहे कुछ भी हो, लीफ एक्सट्रैक्ट हो सकता है, फ्लावर का हो सकता है, या कुछ दूसरे ब्लड कंपोजिशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. अगर उसको हम लेते हैं और उसके डिफरेंट कंपाउंड देखना चाहते हैं तो उसको हम रन कराते हैं, और उस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिफरेंट कलर में ये विजिबल होता है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो विजिबल डिफरेंट विजिबल एरिया है, दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ द कंपाउंड. तो वो एक तरह से फिजिकल सेपरेशन होता है. इस तो मिक्सचर इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी ऑलवेज आइदर गैस और इन ए लिक्विड. ठीक है, और मिक्सचर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, गैस और लिक्विड, कॉल्ड मोबाइल फेज. जो मोबाइल फेज होगा वो या तो गैस होगा या तो लिक्विड होगा, विच कैरी इट थ्रू ए सिस्टम. वो सिस्टम के थ्रू होगा, और सिस्टम डिफरेंट टाइप होते हैं. वो कैपिलरी ट्यूब भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकते हैं, सीट भी हो सकता है. ऑन विच मटेरियल आर फिक्स्ड कॉल्ड स्टेशनरी फेज. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि इसको जो क्रोमेटोग्राफी है उसके फादर हैं माइकल स्वेट. इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 90s के दशक में, 1890 के दशक में. रशियन बॉटनिस्ट थे, और इनको पूरा क्रेडिट जाता है क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने में. और इन्होंने इसको टर्म दिया इन 1906 में, और क्रोमेटोग्राफी नाम दिया है क्योंकि इन्होंने जो सेपरेशन किया, क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने लीफ एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट टाइम सेपरेट किया, और ये देखा कि जो लीफ एक्सट्रैक्ट है दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी थिंग्स, मेनी कलर्स. ऊपर से तो दिखता है कि दे आर ग्रीन इन कलर, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स. तो इस बेसिस पे इन्होंने इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा, जिसका मतलब क्रोमेटोस का कलर होता है, ग्राफस means written primarily for the separation of plant pigment such as chlorophyll and carotenoids. ठीक है, और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज किया था, और उसमें इन्होंने देखा कि डिफरेंट जो क्लोरोफिल was not actually a single compound, it is composed of many compounds. ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इन्होंने जो स्वेट साहब हैं, इन्होंने टेक ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम इन ए कन्फाइंड रीजन ऑफ नैरो जोन, जिसको ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे हम लोड करते हैं मटेरियल. अभी आगे हम फिगर में हम दिखाएंगे, अभी जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं इन्होंने क्या किया था. तो नैरो जोन क्या होता है, ये ओरिजिन क्या होती है, फ्रंट क्या होता है, एक इसको हम आगे आपको बताएंगे. तो इन्होंने मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस किया इनटू सिस्टम इन ए कन्फाइंड रीजन और नैरो जोन, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, वेयर वन डिफरेंट स्पीसीज आर ट्रांसपोर्टेड एट डिफरेंट रेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो. तो ये जो मटेरियल, जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो भी लिया, सोल्यूशन लिया या लीफ एक्सट्रैक्ट लिया, फ्लावर एक्सट्रैक्ट लिया, उसको ये लोड किए जहाँ पे, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, फिर उसके थ्रू मोबाइल फेज रन कराते हैं. तो ये जो सॉल्यूट है ये इसका सॉल्वेंट के साथ मूव करता है और डिफरेंट लेंथ तक जाता है,
वो डिपेंड करता है कि उसकी एफिनिटी और सॉल्युबिलिटी क्या है। तो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इज मूविंग फ्लूइड एंड रेजिस्टिव फोर्स इज सॉल्यूट एफिनिटी। इसमें दो फोर्स काम करता है, एक तो सॉल्यूट माइग्रेशन, जो सॉल्वेंट हम लेंगे, जो सॉल्वेंट हम कहते हैं मोबाइल फेज जिसे हम कहते हैं, वो सॉल्वेंट होगा। इंटरेक्शन, और उसी बेसिस पे जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है, और कुछ सॉल्वेंट ऊपर तक जाता है, कुछ सॉल्वेंट कम जल्दी निकल आता है, कुछ बीच में ही रह जाता है। तो डिफरेंट लेंथ होता है, उसे अभी हम बताएंगे। आरएफ होता है रिटेंशन फैक्टर, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरेक्शन, दो फोर्स काम करते हैं, एक तो सॉल्वेंट जो मूव करता है, दूसरा स्टेशनरी फेज जो उसको रेजिस्टेंस करता है, उसकी एफिनिटी या उसके एडजॉर्प्शन जो होता है उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस पे बेस जो क्रोमेटोग्राफी है किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिफरेंशियल माइग्रेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ये जैसे अभी हमने बताया कि ये एडजॉर्प्शन और डिफरेंशियल माइग्रेशन पे ये बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल है। और इसको दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं द प्रिंसिपल पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द टू फेज। तो दोनों फेज हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, उसके पार्टीशन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अभी फिगर से आप हम समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो क्या रिक्वायरमेंट होता है इसमें क्रोमेटोग्राफी में? इसमें टू अल्टरनेटिव फेज होते हैं, जिसे एक हम मोबाइल फेज कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ मूविंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो मूव करता है, और सॉल्वेंट में वही मिक्सचर जो हमारा टेस्टिंग मटेरियल होगा, जिससे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के साथ मूव करता है, और डिपेंड करता है सॉल्बिलिटी कितनी है। और एक इमोबाइल फेज होता है जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और सॉल्वेंट मूव थ्रू द मैट्रिक्स। जो सॉल्वेंट है, जो सोल्यूशन हम रखा है, वो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सब्सटेंस है, वो सॉल्वेंट के साथ मैट्रिक्स जो इमोबाइल फेज है उस पे वो रन करता है, और कितना रन करता है वो डिपेंड करता है जो दो फोर्सेस हमने बताया, एक सॉल्वेंट का मूविंग, दूसरा एडजॉर्प्शन या स्टेशनरी का जो उससे बाइंडिंग होती है या जो रेजिस्टेंस उसको करता है जाने के लिए। तो ये दो फोर्सेस काम करते हैं, दो फेजेस हैं। तो इमोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इज पोरस सॉलिड। जो स्टेशनरी फेज है, जो इमोबाइल फेज है, वो होता क्या है? दे आर पोरस सॉलिड मैट्रिक्स through which sample contained in mobile phase percolate, and it contains site to which molecule from the mobile phase can bind। वो जो स्टेशनरी फेज होता है, वो चाहे पेपर हो, चाहे सिल्क या जेल हो, चाहे कॉलम हो, डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। तो दे आर पोरस, द सोल्यूशन along with solute जो होता है वो मूव करता है, और उसको जो स्टेशनरी फेज है वो उसको रेजिस्टेंस भी देता है, उसको बाइंडिंग उसकी कितनी ज़्यादा है कम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मोबाइल फेज यूजुअली रिफर टू मिक्सचर ऑफ
substances to be separated, dissolved in liquid or gas. जो मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड या गैस के रूप में ही होगा. An individual molecule interact with material of matrix. Their progress through matrix is retarded. This is called impedance. अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगा, जो हम लोड करते हैं, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट या कुछ दूसरा फ्लावर एक्सट्रैक्ट या ब्लड कुछ भी अगर हम रखते हैं, इंक कुछ भी अगर रखते हैं, तो ये देखते हैं कि उसका जो मूवमेंट है अलॉन्ग विद सॉल्वेंट कितना जाता है, और उसको जो उस प्रोग्रेस को जो रोकता है, जो उससे इंटरेक्ट करता है, मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है उस रोकने को, उसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस. ठीक है. तो ये रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस क्या है? जो मूविंग सॉल्वेंट है, साइल्यूट है, उसको रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है. दैट्स नोन एज इम्पीडेंस. Since different component of matrix have different affinity of matrix, they are retarded to different. और हमने जैसे बताया लीफ एक्सट्रैक्ट है, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी कंपाउंड्स. तो उसका हर कंपाउंड का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है? स्टेशनरी फेज है. मैट्रिक्स क्या है? स्टेशनरी फेज है. वो कुछ भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है, वो सिलिका जेल भी हो सकता है, वो सिलिका थिन लेयर क्रोमेटो प्लेट भी हो सकता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है.
उसका इम्पीडेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और जिससे उसका इंटरेक्शन मतलब फिर उसके बाइंडिंग या एड्जॉर्प्शन जिसे बोलते हैं वो कम होगा, उसका इम्पीडेंस कम होगा। और जिसका इम्पीडेंस ज्यादा होगा वो बाद में इफ्लुएंट के रूप में बाहर से एक्सट्रैक्ट होगा, और जिसका इम्पीडेंस लीस्ट होगा वो तेजी के साथ रन करेगा और हम उसको पहले ही उसको प्राप्त कर सकते हैं जो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन दिस अप्रोच 3 कंपोनेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इसमें अब 3 चीजें हैं क्रोमेटोग्राफी। एक तो क्या स्टेशनरी फेज है, द फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड फेज और ए लेयर ऑफ लिक्विड एडजॉर्ब ऑन द सरफेस और सॉलिड सपोर्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज डिफरेंट, या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। और तीसरा क्या है, जो सेपरेटेड मॉलिक्यूल, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर टाइप पे जाते हैं तो दे आर डिफरेंट टाइप। क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी चीज की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम कहते हैं ना, ऑन द बेसिस अगर हम लोग एनिमल किंगडम का करते हैं तो पहले तो कार्डेटा नॉन कार्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, या प्रोटोजो ऑन द बेसिस ऑफ ये सिंगल सेल के बने होते हैं, डिफरेंट बेसिस होता है। उसी प्रकार ये जो कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी मानक होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो पहला है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड्स हैं, वो प्लेन होगा, प्लानर जिसे बोलते हैं, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। दूसरा तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। अगर हम देखा जाए कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, कैसे सेपरेशन होता है, वो आयन एक्सचेंज से होता है, या पार्टीशन होता है, एफिनिटी है, एडजॉर्प्शन है, बहुत सारे टाइप के हैं। तो सेपरेशन के बेसिस पे ये होता है क्लासिफिकेशन। तो ये अलग अलग उसके स्टैंडर्ड है जिसपे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लेकिन ये पहला जो है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, अगर हम देखा जाए शेप के आधार पे, तो एक प्लानर क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। प्लानर मीन्स प्लेन में, तो वो प्लेन किस रूप में होता है, एक पेपर के रूप में होता है। वाटमैन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वाटमैन पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा, प्लेन होता है एकदम। उसी प्रकार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो भी प्लेनर में आएगा। प्लान एकदम फ्लैट उसका बेड होता है जिसपे रन कराते हैं हम साइल्यूट को along with सॉल्व। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट पॉपुलर। इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी है और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये बेस्ड ऑन मोबाइल फेस के आधार पर। अब प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कई टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। अब उस पे बेस्ड है, जो डिफरेंट है कि साइल्यूट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड फेज क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा। तो उस बेस पे देखा जाए अगर, तो वो भी जो अभी हम पीछे के स्लाइड पढ़े वही है, टाइप वही है, लेकिन इसमें हम ये क्लासिफाई करना चाहते हैं कि किस टेक्निक में, किस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में कैसे साइल्यूट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड फेज की प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, और सॉल्वेंट कैसा होगा, इसमें बस ये। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो साइल्यूट जो प्रॉपर्टी होगी वो एडजॉर्प्शन की होगी, थिन लेयर की भी एडजॉर्प्शन की होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी भी एडजॉर्प्शन की होगी। और जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी वो साइज एंड शेप पे होगी, आयन एक्सचेंज आयोनाइजेशन बेस्ड होगा उसका जो साइल्यूट है, ठीक है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सॉल्युबिलिटी पे है। इसी प्रकार शेप के आधार पे वाटमैन पेपर हम यूज करते हैं। अगर सॉलिड फेज क्या होना चाहिए, सॉलिड फेज मीन्स मैट्रिक्स मतलब इमोबाइल फेज,
ठीक है, 2 फेज होते हैं ना, मोबाइल इमोबाइल। तो इसमें जैसे पेपर में जो मैट्रिक्स होगा या इमोबाइल फेज या वाटमैन पेपर फर्स्ट होगा। थिन लेयर में मैट्रिक्स, सेलुलोज, एल्युमिनिया, सिलिका, एक्सचेंज, रेजिन, डिफरेंट टाइप होते हैं। और इस ये जो डिफरेंट होंगे आगे हम स्लाइड में बताएंगे भी कि किस मटेरियल के लिए कैसा उसमें यूज होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सॉलिड फेज और लिक्विड और सॉलिड हो, जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज, और एडजॉर्प्शन में हाइड्रेटेड जेल होगा। इस प्रकार सारे हैं। और सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका एक्वस होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, थिन लेयर में भी एक्वस होगा, और गैस क्रोमेटोग्राफी में भी गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के किए गए हैं। अब हम आते हैं पहले टाइप में, जिसे हम कहते हैं प्लानर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो हम लोग लैब में बीएससी एमएससी में कॉमनली यूज किए हुए हैं, और काफ़ी इजी है, और काफ़ी सस्ता भी है, चीप भी है, और इजी भी हो जाता है, और जल्दी तो नहीं होता। प्लानर में 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है जैसे हमने बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा थिन लेयर होता है। तो थिन लेयर में टाइम कम लगता है, पेपर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एडवांटेज क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो जो इन प्लानर क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज इज प्रेजेंट ऑन ए प्लेन, एक प्लेन में होता है। द प्लेन कैन बी पेपर impregnated by a substance acting as stationary phase, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है या थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज स्प्रेड ऑन ए ग्लास, मेटल और प्लास्टिक प्लेट। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है वो ग्लास प्लेट या मेटल या प्लास्टिक जो इनर्ट मटेरियल होते हैं उस पे एक पतली परत होती है, वो चाहे सिलिका की हो, चाहे एल्यूमिनियम सल्फाइड की हो, तमाम डिफरेंट टाइप के होते हैं, और वो डिपेंड करता है कैसा मटेरियल उस पर रन कराएंगे, उसी प्रकार हम स्टेशनरी फेज के मटेरियल को चूज करते हैं। ठीक है, तो प्लानर क्रोमेटोग्राफी आल्सो टर्म है ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी। ये ओपन रहता है, मतलब किसी क्लोज ओपन क्रोमेटोग्राफी प्लेटफॉर्म में होता है, तो इसको दूसरा नाम भी है ओपन क्रोमेटोग्राफी। अगर प्लानर पढ़ रहे हैं तो उसको ओपन बेड भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल पेपर क्रोमेटोग्राफी में आते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर इज कैरीड आउट बाय फ्लोइंग द सॉल्यूशन ओवर द स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, वाटर्समैन नंबर 1। तो ये वाटर्समैन पेपर क्या होते हैं, डिफरेंट, ये थिन पेपर होता है, और इसमें इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, लेकिन इजिली विजिबल हो जाता है, इसकी खास बात यह है। लेकिन वाटर्समैन 3, 4, 5 भी अलग अलग पेपर होते हैं, दे आर थिक इन नेचर, वो थिक होता है, मोटा होता है, और उसमें क्या होता है कि अगर कम मटेरियल है तो आपको वो जो स्पॉट बनने चाहिए, जो क्रोमेटोग्राम बनने चाहिए, वो इसलिए हम जो ये वाटरमैन नंबर 1 इसलिए यूज करते हैं, दे आर वेरी थिन एंड इजिली, जो क्रोमेटोग्राम है जो डिफरेंट कलर बैंड होंगे, दे आर इजिली विजिबल। ठीक है, इसलिए हम वाटरमैन नंबर। लेकिन अगर मटेरियल ज्यादा है, मात्रा अगर ज्यादा में हमें रन कराना है क्रोमेटोग्राफ पे, तो वो वाटरमैन 3, 4 भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल कम है और अच्छे से आपको विजिबल हो जाए बैंड, तो वाटरमैन पेपर इज बेस्ट। It is extended version of partition chromatography because substances are separated due to difference in their partition coefficient leading to their differential migration on paper। जो पहले हमने बताया कि differential partition coefficient leading their differential migration on paper, इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 लिक्विड फेज। एक क्या लिक्विड फेज है, एक तो जो सॉल्यूट रन करता है और जो सोल्यूशन हमने रखा है, और जो बेड है, जो ओपन बेड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस पे फ्रैक्शन होता है डिफरेंट, जो हमने हम बताया इम्पीडेंस जो अभी हमने बताया, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, when solvent mobile phase pass over this paper by capillary action, it get distributed between 2 phase। जब अब कोई चीज सॉल्वेंट है वो रन करेगा, तो अगर पेपर पे रन कर रहा है तो पेपर पे ऊपर जाएगा, वो जो फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू, क्योंकि ये सेलुलोज का होता है और उसमें कैपिलरी एक्शन काम करता है, तो
कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट मूव करेगा along with the साइल्यूट जो हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लोड किए हुए हैं, आगे फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। तो वो get distributed between phases. This distribution occur in a definite ratio which is characteristic distribution coefficient. ये जो distribution होगा different compound का, they are different coefficient, मतलब उसका different strength होगा, कितना ऊपर कितना नीचे कितना distance cover करता है उस पर डिपेंड करता है। आगे फिगर में हम देखेंगे। The solubility of solute in mobile phase is proportional to the distance covered by, अभी पीछे भी हमने बताया है जस्ट बैक कि सॉल्बिलिटी जो हम मटेरियल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ले रहे हैं, जो साइल्यूट ले रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, उसका उस सॉल्वेंट जो हम सॉल्वेंट डालेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या जो भी सॉल्वेंट रहता हो, बेंजीन हो, फॉर्मलिन हो या जो भी स्टाइलिश स्टेट कुछ भी हो जिसमें हम रन कराएंगे, उसमें उस सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी कितनी है। अगर सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी तो जो सॉल्वेंट मूव करेगा उसी के साथ जाना है तो इजिली वो उसके साथ जाएगा। अगर सॉल्बिलिटी कम है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। और दूसरा हमने बताया इम्पीडेंस वाला कि जो बेड है, जो इमोबाइल फेज है, जो मैट्रिक्स है, एक ही चीज है सारा, मैट्रिक्स इमोबाइल फेज, तो उसके जो हिंड्रेंस होगा, जो उसको बाइंडिंग होगी, रुकावट होगी, वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन सॉल्बिलिटी भी काफी मायने रखती है। सॉल्बिलिटी ज्यादा है तो वो काफी उसके साथ ऊपर जा सकता है। और ये हम डिसाइड करते हैं कि कैसा हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि ऐसा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं जिसमें कि वो सॉल्वेंट के साथ ही वो चला जा रहा है एकदम, जिसे हम फ्रंट बोलते हैं, मतलब जहां तक सॉल्वेंट जा रहा है वहां तक हमारा मटेरियल जा रहा है, तो एक्सट्रैक्ट कहाँ हुआ, तो सारा तो वहीं पहुंच गया। तो सारा जो सॉल्वेंट साइल्यूट था वो भी फ्रंट पे चला गया और सॉल्वेंट भी वहीं पे पहुंच गया, तो हमारा मतलब सॉल्व नहीं होता है। तो हम ऐसे, और कुछ ऐसे भी होते हैं सॉल्वेंट जो कि उसमें एकदम डिजॉल्व नहीं होते और जहां पे हम लोड करते हैं वहीं पे रह जाते हैं, तो भी ये हमारे काम का नहीं रहता। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जो कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, दोनों में थोड़ा सा अंतर होना, ये नहीं कि एकदम नहीं हो या एकदम हो, ये दोनों के बीच के रास्ता हम लोग अपनाते हैं, तभी वो कुछ ट्रेवल करेगा थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पे, जिससे हम उसको आरएफ वैल्यू के रूप में हम उसको जान पाते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होता है, अब थोड़ा सा बता दें आपको। आरएफ वैल्यू ये होता है कि जैसे कि हम जब सॉल्यूट रन कराएंगे तो जो सॉल्वेंट है वो बाय द वे अगर उसको मेजर करते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है, जो सॉल्वेंट है वो फिल्टर जो हम वाटरमैन पेपर ले रहे हैं उस पर 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है, लेकिन जो साइल्यूट है वो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जिस पे जा रहा है। तो होता है क्या है कि जो साइल्यूट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। आगे हम फिगर से बताएंगे आपको कि क्या होता है, ये आरएफ वैल्यू क्या होता है। तो ये नेचुरल सी बात है कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और सॉल्यूट कम करेगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा कम, 1 से कम रहेगा। तो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, द एंड ऑफ पेपर कैसे करते हैं उसको, डिप्ड इन ए सॉल्वेंट मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। This solvent soaked in paper by capillary action. Because of fiber nature of paper, the solubility of solute in mobile phase is proportional to the distance covered by it on paper. तो solubility अभी जो बता रहे हैं कि solubility ज़्यादा होगी तो distance ज़्यादा cover करेगा। The aqueous component of solvent bind to cellulose paper and thereby form stretchy phase with it. ये जो bind कर रहा है solvent to the cellulose paper and thereby form stretchy phase with it. The organic component of solvent bind continue migrating, thus forming the mobile phase. ये mobile phase कैसे सेपरेट होता है, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन कैसे होता है, ये चीजें हम देखते हैं। मोबाइल फेज राइज अप बाय कैपिलरी एक्शन। मोबाइल फेज जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लिए वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करता है। Testing sample is concentrated as a minute spot at the bottom of filter paper.
जो हम जिसे हम कहते हैं लोडिंग करते हैं, अभी फिगर से हम लोग समझेंगे। कैपिलरी ट्यूब के थ्रू हम लोग लोड कराते हैं, फिर उसको फिर हम रन कराते हैं। तो उस रन कराने में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो राइज करेगा ऊपर थ्रू द कैपिलरी एक्शन, और उसके साथ साथ जो स्पॉट है वो भी रन करता है। तो सैंपल मिक्सचर ग्रेजुअली, जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर हमने लोड किया है वहाँ पे पेपर पे, तो वो along the solvent sample mixture gradually rise up with the mobile phase, which is liquid. Compound in the mixture will be separated according to their ability of solubility. फिर solubility आ गई कि उसकी solubility ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फेस के साथ साथ चलेगा, या उससे अगर साथ चलता है तो हमारा जो सॉल्वेंट वो अच्छा नहीं माना जाएगा। हम बताएं कि ऐसा सॉल्वेंट ले जो बीच का हो, ये नहीं कि एकदम उसके साथ जाए और नीचे ही रुका रहे बाइंडिंग। तो बीच वाला हमें ऐसा सॉल्वेंट तो चूज करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, उस हिसाब से हम उस सॉल्वेंट को चूज करते हैं। तो मोर पोलर सब्सटेंस विल मूव स्लोअर एंड लेस पोलर सब्सटेंस विल ट्रेवल फास्टर। तो ये डिफरेंट करता है कि उसका पोलैरिटी कितनी है उस सब्सटेंस जो लोड कर रहे हैं। अब प्रोसीजर कैसे करते हैं, अब यहाँ तो हम लोग फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है, नहीं तो उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते कि कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो शायद ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन जो भी हमारे पास सुविधा है उस अनुसार हम लोग इसको टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, ए स्मॉल स्पॉट ऑफ सैंपल इज अप्लाइड ऑन ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर अवे होता है। एक कोई वाटरपेन पेपर लेते हैं 2-3 इंच विड्थ चौड़ा, और उसको डिपेंड करता है कि हमको रन कितना कराना है, उसी अनुसार उसकी लंबाई 10 या 12 इंच लेते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे हम इसको रन कराएंगे वो जो वेसल है, पात्र है जिसमें हमको करना है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन हैं जिसके आधार पे हम वो स्ट्रिप लेते हैं वाटरपेन पेपर का, और फिर नीचे से लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर एक पेंसिल से या लाइन खींच करके, और मिड रीजन जैसे 2 इंच है अगर विड्थ है तो दोनों से 1-1 इंच लेफ्ट से राइट से बीच में हम 1 इंच पे कैपिलरी ट्यूब के थ्रू उस पर लोड करते हैं मटेरियल, जो भी मिक्सचर है, जो भी चाहे प्लांट एक्सट्रैक्ट हो, लीफ का, फ्लावर का, या दूसरे कुछ जो भी आप इंक हो, जेल पेन हो, कुछ भी उसका अगर इंक हो उसको भी हम देख सकते हैं। तो उसको हम लोड करते हैं। दिस सैंपल इज अब्जॉर्ब इनटू पेपर एंड मे फॉर्म इंटरेक्शन विद। जो हम सैंपल उस पर लोड करते हैं वो उससे बाइंडिंग करता है, उससे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब उसकी बाइंडिंग इंटरेक्शन कितना है और इम्पिडेंस कितना है, और जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उसके साथ उसकी सॉल्बिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो मिक्सचर है उसके डिफरेंट कंपाउंड कितना रन करते हैं। क्योंकि डिफरेंट जो कंपाउंड मिक्सचर के हैं उनकी एफिनिटी भी पेपर के साथ, जो सेलुलोज है उसके साथ, और जो सॉल्वेंट यूज किए उसकी सॉल्बिलिटी कितनी है। ठीक है, तो द पेपर इज देन डीप। जब हम लोड कर लेते हैं, अपलोड उस पर कैपिलरी ट्यूब के थ्रू मटेरियल को उस पर लोड करते हैं, उसके बाद हम पेपर को डिप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट होगा जो हम यूज करते हैं। ऐसा करते हैं कि जो अगर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर ही डिप करेंगे। उसका जो पॉइंट जहाँ लोडिंग पॉइंट हो कभी भी डिप नहीं होना चाहिए उस सॉल्वेंट में, उसके ऊपर ही रहना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोडिंग मटेरियल है, जो स्पॉट जहाँ पे लोड किया हुआ है वो डीप ना होने पाए उस सॉल्वेंट से, उससे हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर कम से कम ऊपर रहे। ठीक है, बाकी स्ट्रिप जो नीचे है 1-2 सेंटीमीटर वो डीप है। और उसको जिस चैम्बर में हम इसको क्लोज चैम्बर में किया जाता है तो उसको चैम्बर भी क्लोज कर देते हैं। वो चाहे सिलेंड्रिकल हो या स्क्वायर शेप कुछ भी हो सकता है, और जिस पात्र में हम लेते हैं, जिस वेसल में हम रखते हैं सॉल्वेंट, तो उस अनुसार उसको हम करते हैं।
तो सॉल्वेंट जब उसमें डिप होता है तो फिर उस कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट मूव करेगा पेपर पे एंड डिसॉल्व द सैंपल मिक्सचर which will then travel up the paper with the solvent dilute sample। तो उसके साथ जो लोडिंग मटेरियल जो हमने सॉल्यूशन अपलोड किया था, जो मिक्सचर अपलोड किया था, वो उसके साथ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो डिफरेंट कंपाउंड इन द सैंपल मिक्सचर ट्रेवल एट डिफरेंट रेट से होता है। हमने बताया वही इम्पिडेंस, वही उसके साथ बाइंडिंग और सॉल्विलिटी, ठीक है, ये दोनों चीजें को इसमें फॉलो होता है। सॉल्विलिटी ज्यादा है ऊपर जाएगा, सॉल्विलिटी कम है थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, और जो उसका इम्पिडेंस है उस पे। तो इट टेक सेवरल मिनट टू सेवरल आवर। एक ड्रॉबैक है इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में कि ये समय ज़्यादा लगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और वहीं अगर जो ओपन बेड दूसरी टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो बहुत ही कम समय लेता है और बहुत ही एक्यूरेसी है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेज होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ओवर द पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो एनालिसिस हम करते हैं कि स्पॉट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंपाउंड में बी लोकेटेड बाय द दियर कलर। जो हम देखते हैं कि जो रन कर दिया अगर 12 घंटे 15 घंटे के आफ्टर हम उसको लेते हैं और उसको थोड़ा ड्राई करके देखते हैं कि उसके जो क्रोमेटोग्राम देखते हैं, जो डिफरेंट कलर के बैंड दिखते हैं, उसको हम देखते हैं विजिबल। अगर नेकेड आई से दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यूवी लाइट या निन हाइड्रीन केमिकल होता है उसके स्प्रे करके या आयोडीन वेपर से उसमें क्लियर दिख जाता है, जो कि जनरली नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो हम अगर दिख जाए ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। अब जो क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेट्री, ये 2-3 टाइप की होती है। एक होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, एक होता है बाई डायरेक्शन मिक्स जो होता है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो असेंडिंग क्या होता है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप फिगर देख रहे हैं, ये सैंपल ऑफ ओरिजिन, नीचे ये पेपर है पूरा, तो नीचे से 2-4 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच के वहीं मिड रीजन में इसको लोड करते हैं थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। अब हम लोड तो किसी और चीज़ से करते हैं, लेकिन कैपिलरी ट्यूब से इसलिए करते हैं कि एक तो उसमें जो मिक्सचर है इजिली ऊपर तक भर जाता है और धीरे धीरे उसमें अमाउंट कम होते हैं, तो आसानी से बार बार थोड़ा थोड़ा करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद अगर हम ये फिगर देखें तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, और इसमें पेपर को हम डिप करते हैं, पूरा नहीं, केवल नीचे से बताए कि 1-2 सेंटीमीटर स्पॉट को ओरिजिन को छोड़ दिया जाए, फिर हम डिप करते हैं तो ये रन करता है। जो रन करेगा सॉल्वेंट, और उसके साथ कंपाउंड भी रन करेगा जो सेपरेटेड कंपाउंड है, और ये सेपरेटेड कंपाउंड डिफरेंट लेंथ पे है। आप देख सकते हैं ब्लू, ऑरेंज, येलो और रेड। तो क्यों ये ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है? क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी जो पेपर के साथ भी हो सकती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो ये दोनों फैक्टर पे काम करते हुए जाता है। तो ये जो आप देखेंगे सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट फ्रंट के साथ सारे कंपाउंड भी ऊपर चले जाएं तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्रोमेटोग्राफी। क्यों? उसको कहेंगे 100% उसकी सॉल्युबिलिटी है और उसके अलॉन्ग वो चला गया तो कोई मतलब नहीं। हमने बताया कि बीच वाला रास्ता में लेना है, ठीक है। तो ये जो सेपरेटेड कंपोनेंट है डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए हैं, और इसी को हम आरएफ फैक्टर के रूप में लेते हैं। रिटेंशन फैक्टर जो होता है, ये सॉल्वेंट जितना रन किया, अगर सॉल्वेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर रन कर रहा है, और ये अगर रेट जो है वो 8 सेंटीमीटर कर रहा है, तो 8/10 होगा, तो उसका आरएफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आरएफ फैक्टर होता है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, और डिफरेंट कंपाउंड को येलो का अलग होगा आरएफ फैक्टर, ऑरेंज का अलग होगा, ब्लू का आरएफ फैक्टर अलग होगा। तो डिफरेंट आरएफ फैक्टर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग, जब ऊपर चढ़ता है तो उसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और दूसरा फिगर आप देख रहे हैं
तो ये है डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये ऊपर ट्रॉट में एक ऊपर इसमें सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट ऊपर रखते हैं, ये ब्लू कलर की दिख रहा होगा, जहाँ हमारा कर्सर दिख रहा होगा। यहाँ से पेपर को नीचे की तरफ थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें दोनों काम करते हैं। इसमें क्या क्या काम कर रहा है, इसमें तो एक तो कैपिलरी एक्शन भी काम कर रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम आरएफ फैक्टर नहीं निकाल पाते क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है। तो जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है वहाँ पे आरएफ फैक्टर हम लोग नहीं निकालते क्योंकि वो करेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है। Ascending and descending paper chromatography क्या होता है? Ascending, in this method the solvent is in pool at the bottom of vessel in which paper is supported. It rise up the paper by capillary action against the force of gravity. ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो इसमें आरएफ फैक्टर निकालते हैं। और जो जिसमें ग्रेविटेशनल भी उसमें यूज होता है, अगेंस्ट नहीं बल्कि वो सपोर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें, तो उसमें हम आरएफ फैक्टर नहीं निकालते हैं, वो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। द सॉल्वेंट इज केप्ट इन ट्रॉट एट द टॉप ऑफ चेंबर एंड अलाउड टू फ्लो डाउन द पेपर। द लिक्विड मूव डाउन द कैपिलरी एक्शन एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें दोनों फोर्स काम करते हैं, इसलिए इसका आरएफ फैक्टर हम लोग नहीं निकालते। अब एक आता है कि 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या है? जैसे अभी हमने पेपर स्ट्रिप लिया, तो पेपर स्ट्रिप हमने देखा कि लंबाई ज़्यादा है उसकी या और उसकी चौड़ाई कम है। लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर 10 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो 2 डायमेंशनल होगा दे आर स्क्वायर इन शेप। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी था उसमें रेक्टेंगल शेप का हम स्ट्रिप लेते हैं जिसमें लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या होता है, 2 डायमेंशनल में हम लोग ऐसा पेपर कट करते हैं जिसमें स्क्वायर, जिसको स्क्वायर शेप हम कहेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। ठीक है। और ये यूज तब होता है जब हम देखते हैं कि दोनों मेथड से जो क्रोमेटोग्राम है वो सही से नहीं बन पा रहा है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट कंपोनेंट का पेपर पे वो विजिबल नहीं है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और इसमें हम 2 सॉल्वेंट लेते हैं और 2 बार इसको रन कराते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। व्हेन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इज जनरली इनकम्प्लीटली सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द above two method ascending or descending paper chromatography, then 2 dimensional paper chromatography will use। तब हम इसको लेते हैं। पहले तो हम ascending descending काम करते हैं। The filter paper is spotted at a corner, chromatogram run parallel to edge of paper। इसमें खास बात यह है कि अभी उसमें हमने मिड रीजन में लिया था, सेंट्रल में लिया था पेपर के, और यहाँ पे हम कॉर्नर में लेते हैं। कॉर्नर का एडवांटेज है, आगे फिगर हम बताएंगे कॉर्नर में क्यों लेते हैं, क्योंकि हम उसको फिर से रन कराएंगे और 90 डिग्री राइट एंगल से कराएंगे। आगे फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफ रन पैरेलल टू एन एज ऑफ पेपर, कॉर्नर में लेते हैं और पेपर के एज मतलब किनारे से रन कराते हैं। ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी इज कंप्लीटेड, पेपर इज ड्राइड एंड क्रोमेटोग्राम इज रोटेटेड एट 90 डिग्री, दैट इज एट राइट एंगल टू द फर्स्ट एक्सिस। एक बार इसको करा करके एक रन कराते हैं पहले सॉल्वेंट में, और उसको बाद क्रोमेटोग्राम थोड़ा ड्राइड करते हैं उस पेपर को, फिर उसको 90 डिग्री पेपर को फोल्ड क्या करते हैं, बल्कि राइट एंगल ऑफ द एक्सिस, उसको जैसे नीचे है तो ऊपर हो जाए, साइड में हो जाए, 90 डिग्री पेपर को घुमाते हैं और फिर से हम दोबारा दूसरे सॉल्वेंट में इसको रन कराते हैं और फिर देखते हैं कि जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो बढ़िया क्रोमेटोग्राम बना रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट स्पॉट कलर दिख रहे हैं। ठीक है। ईच कंपाउंड माइग्रेट एट ए कैरेक्टरिस्टिक रेट in a particular solvent system, the second solvent system will greatly enhance the separation of mixture into its component। अगर पहले में नहीं हुआ या पहले में कम हुआ तो हम दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें हो सकता है उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा हो, तो उसमें क्रोमेटोग्राम अच्छे से बनते हैं। आप इस फिगर से देख सकते हैं
इस फिगर देखिए 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राम है। जो पहला फिगर है ये देखिए स्क्वायर शेप के पेपर है और यहाँ पे हम एक साइड में एक कॉर्नर में स्पॉट लिए हैं, स्पॉट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ABCDF जो भी है 4-5 कंपाउंड होंगे इसमें, तो इसको हम कॉर्नर में लिए हैं। तो ये जो पेपर एक किनारे से इसको रन कराते हैं और नीचे की साइड Y है और ये साइड वाला X है, ठीक है। अब ये रन कर गया, फिर से हम इसको और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं क्रोमेटोग्राम को, तो होता क्या है कि फिर हम इसको 90 डिग्री, अब जो Y था वो साइड में आ गया और X ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो एज ऑफ पेपर जो रन किया है, ये फिर से हम नीचे की तरफ आ जाएगा और ये सॉल्वेंट यहाँ पे नीचे भरा हुआ है ट्रॉट में, और इससे फिर से रन कराएंगे। अगर ये जो स्पॉट है अगर यहाँ लेफ्ट साइड में लिए होते तो हम इधर लेफ्ट साइड में इसको 90 डिग्री मूव करते हैं, क्योंकि ये स्पॉट राइट साइड लिए हैं इसलिए ये 90 डिग्री राइट साइड में मूव कराएंगे, ठीक है। 90 डिग्री इसको राइट में करेंगे। और अगर लेफ्ट साइड लिए होते स्पॉट यहाँ लोड किए होते मिक्सचर को, तो हम लेफ्ट साइड 90 डिग्री इसको मूव कराते। तो यहाँ से ये देखते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राम है काफ़ी अच्छा आ गया क्रोमेटोग्राम, ये इसे हम क्लियर कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी का? इट इज़ वेरी इजी, सिंपल, रैपिड, लो कास्ट एंड हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ सेपरेशन कैन बी अप्लाइड इन इवन ए माइक्रोग्राम क्वांटिटी। इसमें कम से कम मटेरियल में हम इसको हम रन करा सकते हैं और डिफरेंट बैंड देख सकते हैं, उसका सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं जिससे हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है इससे? फोरेंसिक में भी एप्लीकेशन है, प्रोवाइड बेसिक आइडेंटिफिकेशन कंपैरिजन अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स। फूड में एडल्ट्रेशन में है, सिंथेटिक ड्रिंक्स वगैरह, बहुत सारे ब्यूरेज में बहुत सारे केमिकल और कलर यूज करते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो इसमें फूड में भी आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन में भी इसका क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? थिन लेयर इज बेटर देन द पेपर क्रोमेटोग्राफी इन मेनी थिंग्स। बहुत ही अच्छा होता है थिन लेयर और इसमें कई एडवांटेज हैं, आगे हम देखते हैं। स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ adsorbent material, usually silica gel, aluminum oxide और cellulose immobile onto flat carrier। ये भी जो सिलिका जेल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल हम रन कराएंगे, कैसा हम लोड करेंगे, वैसा ही हम ये TLC लेते हैं। TLC की प्लेट कांच की प्लेट होती है या प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसमें बहुत ही थिन लेयर 0.25 मिलीमीटर थिन लेयर ऑफ सिलिका या एल्युमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज, ठीक है, उस पे एक पतली सीट रहती है और उसी पे ये मोबाइल फेज चलता है। ये तो स्टेशनरी फेज हो गया, ठीक है। तो लिक्विड फेज कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन टू बी सेपरेटेड व्हिच इज डिसॉल्व इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एंड द ड्रॉन अप द प्लेट बाय कैपिलरी एक्शन सेपरेटिंग द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। ये पोलैरिटी बेस पे है। अभी हम देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट इन TLC। अब TLC जैसे सिलिका, जनरली हम लोग सिलिका यूज करते हैं, जो उसके लिए लीफ एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, लीफ का जो डिफरेंट पार्ट देखते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इसके लिए हम लोग सिलिका TLC लेते हैं। सिलिका उसमें रहता है बेड। तो लेकिन एमाइनो एसिड, एल्कोलाइड, इसके लिए भी सिलिका यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको और दूसरे टाइप के शुगर के देखने हैं, ओलिगोसैकेराइड देखना है या एमाइनो एसिड देखना है, तो हम उस पर दूसरे मटेरियल लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिना है, सिलाइट है, सेलुलोज पाउडर है, आयन एक्सचेंज सेलुलोज, तो डिफरेंट टाइप के बेड उस पर मतलब थिन लेयर बनते हैं। और जैसा हम जो चीज़ हमको सेपरेट करना होगा वैसा ही हम उस प्रकार का बेड लेते हैं उसमें। अब ये देखिए TLC हमने बताया एक प्लेट होती है और नीचे सॉल्वेंट, जैसे पेपर है वो सेम उसी तरह ये भी रहता है। खास बात इसमें होती है, खास बात ये होती है कि इसमें जो मटेरियल जो ओरिजिन है जो लोड करते हैं, और ये पेपर से इस सेंस में डिफरेंट है कि दे आर वेरी फास्ट रनर,
बहुत तेजी के साथ ये रन करता है और 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाता है। जबकि पेपर क्रोमैटोग्राफी में यही चीज़ करने में हमें 12, 14, 15 घंटे 24 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन इसमें ये काम 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम हो जाता है। दूसरी चीज़, आप जो स्पॉट देख रहे हैं इसके स्पॉट डिस्टर्ब नहीं है, बहुत कंडेंस है, जो सेपरेशन है कंडेंस है। यही अगर पेपर क्रोमैटोग्राफी होता तो एक ही स्पॉट पूरा ऐसे फैला होता। आप लोग कभी किए होंगे लैब वगैरह में, तो आप देखे होंगे जो सेपरेशन होता है, ये जो क्रोमैटोग्राम बनता है ये काफ़ी स्प्रेड रहता है। लेकिन इसमें थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है दे आर वेरी कंडेंस, ठीक है। तो इसमें हम 3-3 अपलोड कर सकते हैं, जबकि क्रोमैटोग्राफी में अगर 2 करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो वो सही नहीं आएगा। लेकिन थिन लेयर में ये सिलिका इसमें थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में ये इसका सिग्निफिकेंस है कि ये इट इज वाइड रेंज यूजेस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ प्लांट कंटेंट, detection of pesticide or insecticide in food, identifying compound present in given substances, monitoring organic, बहुत सारे इसमें भी यूजेस हैं। अब हम देख लेते हैं क्यों हम टीएलसी यूज करते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी के मतलब की जगह, मतलब क्या एडवांटेज है, क्या लाभ हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला फायदा यही है कि पेपर क्रोमैटोग्राफी इज टाइम टेकिंग, it takes many hours for the separation of components of a mixture, but in TLC it takes very less time in comparison to the paper chromatography. You can say it is less time taking. TLC has an advantage that corrosive agent like बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं, corrosive एजेंट होते हैं, जैसे एसिड्स वगैरह हैं बहुत सारे, जो कि अगर पेपर पे हम स्प्रे करेंगे उस पे देखने के लिए उसके क्रोमेटोग्राम को कि क्लियर हो जाए, तो वो सेलुलोज को डैमेज कर देंगे, वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन इसमें जो टीएलसी है, इसमें कोरोसिव एजेंट हम यूज कर लेते हैं और यूज कर सकते हैं, और इसका कोई भी उसका साइड इफेक्ट्स नहीं दिखता है। पोस्ट लिमिटेशन फॉर द पेपर, फर्दर टीएलसी रिक्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये भी है कि इसमें बहुत ही कम अमाउंट में मिलीग्राम या माइक्रोलीटर में हम ओरिजिन पे अपलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं मटेरियल मिक्सचर, जो भी हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, और उस कम से कम मटेरियल में हम एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्विक भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव सेपरेशन ऑफ स्पॉट इज पॉसिबल विद द टीएलसी। इसमें हम क्वालिटी के साथ क्वांटिटेटिव, इसमें हम जो स्पॉट बनते हैं, जो रन करते हैं, जो क्रोमेटोग्राम है, वहां से हम इसको सेपरेट भी इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज इजियर टू सेपरेट एंड विजुअलाइज द कंपोनेंट बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम, ये एडवांटेज है, काफी एडवांटेज है पेपर क्रोमेटोग्राफी से या टीएलसी में। इट हैज कैपेसिटी टू एनालाइज मल्टीपल सैंपल इन सिंगल रन। अभी आप देखा पिछले जो पिक्चर में, तो इसमें आप देखिए मल्टीपल हम रन करा रहे हैं सैंपल, जबकि पेपर में आप एक ही रन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडेंस उसके स्पॉट नहीं रहते हैं, वो काफी फैल जाते हैं, काफी एरिया कवर कर लेते हैं और कंडेंस उसमें नहीं होता है। तो इट हैज कैपेसिटी टू एनालाइज मल्टीपल सैंपल इन सिंगल रन। द इंडिविजुअल सैंपल डू नॉट गेट डिफ्यूज। अभी पेपर में क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने बताया कि वो डिफ्यूज हो जाता है, जो रन करता है, जो क्रोमेटोग्राम बनता है, दे आर डिफ्यूज फॉर्म में। लेकिन वही चीज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कंडेंस फॉर्म में होता है। सेपरेट तो होगा लेकिन वो कंडेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफ्यूज नहीं होता जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है। अब आरएफ वैल्यू जो हम बता रहे थे, आरएफ वैल्यू एक पिक्चर हम अपलोड नहीं कर पाए, नहीं तो इसको आपको दिखाते। लेकिन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड आर गवर्न्ड बाय देयर relative solubility in a polar stationary phase and non-polar mobile phase. Migration rate of a substance usually expressed as a RF या relative front value, ठीक है। इसमें वही है फार्मूला कि distance travel by solute upon distance travel by the solvent front, ठीक है। तो सॉल्वेंट फ्रंट जितना ट्रेवल करेगा उतना कभी भी सैल्यूट ट्रेवल नहीं करेगा। इसलिए
जो साइल्यूट का वैल्यू होगी हमेशा सॉल्वेंट से कम आएगी। जब कम आएगी तो उसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही एक्यूरेट है। इसमें लार्ज अमाउंट में हम मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। अभी थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या था कि हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट को। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम उस चीज को क्वांटिटेटिव सेपरेशन ज्यादा कर सकते हैं। थिन लेयर और पेपर में क्या था, क्वालिटेटिव हम ज्यादा करते थे, क्वांटिटेटिव कम था। लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटी भी यहाँ पे काफी लार्ज अमाउंट में भी हम कर सकते हैं। तो इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज में भी प्योर सिलिका और पॉलीमर। स्टेशनरी बेड इज विद इन ए ट्यूब। कॉलम में एक ट्यूब के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो रहता है। जैसे कि वहाँ पे हमने पेपर या सिलिका जेल लिया उस पे कांच के प्लेट पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉलम होगा, जैसे ब्यूरेट है उसके अंदर इसको हम जो स्टेशनरी फेज है उसको हम उसके अंदर रखते हैं। उसका एक बेड स्टेशनरी बेड बनाते हैं, उस पे डाल के और उसी पे हम रन कराएंगे, रन कराते हैं ये जो हमारा मिक्सचर है। तो कैसे होगा आगे देखते हैं। इन दिस टाइप सोल्यूशन और सेल एक्सट्रैक्ट इज पास थ्रू द एक कॉलम ऑफ इनर्ट मटेरियल पैक इन ए ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब में वो सारा जो कॉलम है वो चाहे सिलिका हो या दूसरे डिफरेंट मटेरियल जो हो सकते हैं कॉलम में रन कराने के लिए, वो उसके अंदर पैक करते हैं। वो ग्लास ट्यूब में पैक होता है। लाइक ब्यूरेट है वो बहुत कॉमन यूज होता है, नीचे टैब भी लगा रहता है। इट एक्ट एज इम्पीडिंग मीडियम और एब्जॉर्बेंट। जो इम्पीडिंग मीडियम अभी बार बार पहले ही चर्चा हुई है, एब्जॉर्बेंट या इम्पीडिंग जो उसको रोकने की कोशिश करेगा या उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। द सोल्यूशन ऑफ मटेरियल टू बी फ्रैक्शन इज एडेड to the top of adsorbent column. It is generally percolate through a column. The fresh solvent is added from time to। ऊपर से हम उस कॉलम में सॉल्वेंट पहले तो जो मिक्सचर डालेंगे, पहले तो प्रोसेस क्या होता है कि हम पहले ग्लास वूल नीचे डालते हैं, फिर सैंड डालते हैं, फिर जो कॉलम हम बनाएंगे सिलिका का अगर उसको स्लेरी उसको डालते हैं, फिर हम सोल्यूशन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, मिक्सचर है या सोल्यूशन है उसको डालते हैं। फिर हम सॉल्वेंट जो रन कराएंगे, जो हमारा मोबाइल फेज है उसको हम करते हैं। तो कैसे रन करता है अब आगे फिगर में हम लोग देखेंगे। समय भी कम है, अभी स्लाइड ज्यादा जल्दबाजी में हम सही समझा भी नहीं पा रहे हैं आपको। इट इज जनरली परकोलेट थ्रू द कॉलम। द फ्रेश सॉल्वेंट इज एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Solute of given sample travel down along the column. These get bound at the surface of the adsorbent. As soon as influx of new solvent from the above dilutes the dissolved material to less than a certain concentration, the adsorbed molecule are released into the solution. जब हम बार बार वहाँ ऊपर से सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज है उसको डालते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन है उसके साथ वो भी रन करता है। अगर एड्जॉर्बेंट जो सिलिका है, जो बेड है उसका कॉलम बेड है, अगर उसके एड्जॉर्प्शन ज्यादा है तो वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, तो हम पोलैरिटी और बढ़ाते हैं, मतलब जो सॉल्वेंट हम डालेंगे वो और हम डालेंगे तो फिर उसका कंसंट्रेशन डाउन होगा, तो वहां से जो मटेरियल है फिर से नीचे रन करना शुरू करेगा। तो जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वो रुका रहेगा या कम रन करेगा, जिसका एब्जॉर्प्शन कम होगा वो तेजी के साथ फ्लूइड के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, द सब्सटेंस ट्रेवल डाउन क्रोमेटोग्राफी कॉलम एज ए जोन। एक जोन में वो सेपरेट होने लगता है। ठीक है, स्लाइट डिफरेंस इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस लीड टू डिफरेंट रेट ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन एंड देयरफॉर फिल्ट्रेशन रेट डिफरेंशियल रेट ऑफ ट्रेवलिंग डाउन इन द कॉलम। तो एक छोटा सा वीडियो डाले हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें चूंकि हम लोग फिजिकली आप सामने नहीं है तो कुछ वीडियो जिससे आप समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, लेकिन बहुत छोटा सा बहुत कम समय का है।
अगर आप उनको पसंद आएगा तो नेक्स्ट टर्न से हम थोड़ा सा इसको इसको प्रायोरिटी देंगे। तो आप देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो जी सर। कैसा लगा अभी? अगर ऐसे हम वीडियो कुछ डालें इन फ्यूचर लेक्चर में तो कैसा रहेगा? सर अच्छा रहेगा। हाँ, तो अभी ये एक्सपेरिमेंटल है। आप इसमें आप देखे होंगे कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें उन्होंने पहले ग्लास वूल डाला। ग्लास वूल इसलिए डाला कि जो हम कॉलम बना रहे हैं सिलिका स्लरी का, तो वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए ग्लास वूल ही यूज किए हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि दूसरा वूल क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि ग्लास वूल क्या है, इनर्ट होता है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता। तो वो क्योंकि बाद में वहीं से इफ्लुएंट हम निकालेंगे, नीचे जो कैप टैप लगा है, तो इसमें उन्होंने ग्लास वूल डाला, फिर सैंड डाला, ताकि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में। और सैंड भी सिलिका होता है, वो भी रिएक्ट नहीं करता किसी चीज से, ठीक है, जल्दी, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। फिर उन्होंने सिलिका को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उस स्लरी के रूप में उसमें लोड किया है। और ये जो लोड कर दिया है, आप जो देखे हैं, ये था एक कॉलम का प्रिपरेशन कर दिए हैं लगभग, ठीक है। अभी पूरा वीडियो इसमें नहीं डालें। तो कॉलम के बाद अब क्या करेंगे, ये डालेंगे मिक्सचर ऊपर, ठीक है। जो हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगा, जो मिक्सचर होगा या जो सोल्यूशन होगा, जिसे हम जिसका हम फ्रैक्शन करना चाहेंगे, जिसको डिफरेंट उसको कंपाउंड को अलग अलग करना चाहेंगे, तो उसको लोड करते हैं ऊपर, ठीक है। आप ये देखे होंगे लोड करने के पहले, अभी लोड नहीं किया उन्होंने, लेकिन बार बार नीचे से वो टैप को खोल करके वो सॉल्वेंट को निकाल रहे थे। उसका बार बार डालते हैं, इसलिए कि जो सिलिका स्लरी है उसके बीच में कोई एयर बबल्स ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि अगर बबल्स रहेंगे तो वो जो सॉल्वेंट को रन कराने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हिंड्रेंस पैदा होगा। तो पहले वो बार बार सॉल्वेंट को डाल करके नीचे से उसको टैप खोल करके निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। अब हमारा कॉलम तैयार हो गया है। अब इस कॉलम के बाद हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो भी मिक्सचर है उसको लोड करते हैं। लोड करने के बाद तब हम सॉल्वेंट डालते हैं और फिर टैप खोलते हैं। तो हम देखेंगे जहाँ पे लोड हुआ होगा ऊपर से, वहाँ डिफरेंट बैंड के रूप में हमारा जो कंपोनेंट है मिक्सचर का, वो अलग अलग डिफरेंट कलर में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको
फिर से हम बताएंगे, ये देख लीजिए जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में फिगर है, ये यहाँ पे देखिए ग्लासुल है सबसे नीचे, ये प्रोटेक्ट करता है कि ये स्लरी जो है कहीं बाहर ना आ जाए, क्योंकि इसी बेड में एब्जॉर्बेंट जो है ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसको डिस्टर्ब न हो इसके लिए यहाँ पे ग्लासुल लगा हुआ है। और ये एब्जॉर्ब, ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा स्टेशनरी फेज। और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हम लोड किए हैं, जो हम बता रहे थे कि आप चाहे तो लीफ एक्सट्रैक्ट कुछ भी आप जिसको हम रन कराना चाहते हैं वो यहाँ पे लोड करें। उसके बाद सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट बार बार हमको लोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट आएगा तो ये जो मिक्सचर है कंपाउंड है कुछ दूर जाएगा, फिर पूरा ये सॉल्वेंट पहले निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का इससे रिएक्शन नहीं होगा एब्जॉर्बेंट से, तो ये सीधा निकल जाएगा। जो थोड़ा बहुत इसके साथ बाइंडिंग करेगा थोड़ा आगे आएगा, लेकिन पूरा नहीं निकल नहीं पाएगा। जिसकी बाइंडिंग कम होगी वो तेजी के साथ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये पहला दूसरे फिगर का पहला जो पिक्चर है, तो यहाँ पे लोडेड सैंपल है, ये स्टेशनरी फेज है। अब यहाँ पे मोबाइल फेज ऊपर से जो ये पिंक वाला है यहाँ पे लोड करते हैं, ठीक है, बार बार लोड करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है अलग अलग कलर में, ठीक है, सैंपल है, ये सेपरेटेड सैंपल है। तो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी करते जा रहे हैं, नीचे आप देखें फ्रैक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, अब फिर से ऊपर डालते रहेंगे यहाँ से, ठीक है। और जिसकी एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन इस स्टेशनरी फेज से कम होगा, वीकर इंटरेक्शन होगा, कहने का मतलब, तो वो रन तेजी के साथ करे। देखिए नीचे आ गया, ये जो ग्रीन वाला है, ये ब्लू जो दिख रहा है, ये इसका वीकर इंटरेक्शन है एब्जॉर्बेंट, मतलब सिल का जो स्लरी है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट, तो ये नीचे आ गया, इसका स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो रहा है, बाइंडिंग इसकी तगड़ी है उधर, तो ये कम चल रहा है, ठीक है। लेकिन चलेगा, ये भी बार बार हम ऊपर से डालते रहेंगे तो जो फ्रैक्शन होगा डिफरेंट, ये तो 2 ही दिखा रहा है, 6, 7, 8 जितने भी कंपाउंड हैं सब अलग अलग कलर में निकल सकते हैं। तो फिर ये देखिए यहाँ पे जो ब्लू लास्ट में आ गया है, तो इसको इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो बाहर आ जाता है, फ्रैक्शन यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, क्या स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शन में डिफरेंट कंपाउंड अलग हुए। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ग्रीन दिख रहा था, मतलब लीफ एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे देखिए आप 2 बैंड दिख रहा है, ये 4 बैंड भी दिख सकते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड में, यहाँ पे केवल समझाने के लिए 2 ही बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। हम सॉल्वेंट बार बार यूज करते हैं, जिसकी बाइंडिंग कम होगी, वीकर इंटरेक्शन होगा, वो पहले इल्यूटेड होगा, ठीक है, और जिसकी बाइंडिंग कॉलम से तगड़ी होगी वो बाद में इल्यूट होगा। तो ये चीजें होती हैं। अब इसी प्रकार गैस क्रोमेटोग्राफी है। इसमें मोबाइल फेज गैस होता है। गैस मोबाइल फेज इज यूज्ड टू पास ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल। अब समय कम बचा, थोड़ा सा जल्दी होना पड़ेगा। Gas mobile phase is used to pass a mixture of volatile solute through the column containing the stationary phase. Mobile phase often referred to as carrier gas. Mobile phase यहाँ पे क्या है, गैस होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। वो कैरी करेगा किसको, जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा मिक्सचर होगा वो सेपरेट करेगा। और इसके साथ कैसा, जो कैरियर गैस होगा वो टिपिकली इनर्ट गैस होगा, सच एज नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। Solute separation is based on the relative difference in the solute vapor pressure and interaction with the stationary phase. जो स्टेशनरी फेज है, जो भी फेज होगा उसके साथ जो वेपर साइल्यूट का होगा उससे क्या इंटरेक्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन इल्यूट पहले हो, कौन बाहर पहले आएगा। 10 वोलेटाइल सैल्यूट इल्यूट फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट लेते हैं वो वोलेटाइल लेते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल वगैरह है, उसका हम इसमें यूज करते हैं। ये सैल्यूट दैट सेलेक्टिवली इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज इल्यूट फ्रॉम द कॉलम आफ्टर विथ लेसर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। तो सैल्यूट क्या है, दैट सेलेक्टिवली इंटरेक्ट with the stationary phase elute from the column after with lesser degree of interaction, ठीक है। The column effluent carries separated solute to the dictator in order their elution. Solute are identified
क्वालिटेटिवली बाय देयर रिटेंशन ऑफ टाइम, रिटेंशन टाइम के आधार पे इसको हम क्वालिटेटिवली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या यूज होता है? बेसिक गैस क्रोमेटोग्राफी, it is consist of chromatographic column to be separate the solute, supply of carrier gas and flow control apparatus regulated the flow of carrier gas। तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें कंप्यूटर और तमाम कंट्रोलिंग की यूज होते हैं जिसके द्वारा ये हम लोग रन कराते हैं। An injector to introduce an aliquot of simple of derivatives analyzed as they elute from the column, a computer to control the system and process data। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, काफ़ी कुछ मशीन पे डिपेंड है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेपरेटेड बाय लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइल्यूट बिटवीन द लिक्विड मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ये दोनों के फेज के यहाँ पे हम लिक्विड जो क्रोमेटोग्राफी है वो साइल्यूट बिटवीन लिक्विड मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है। व्हेन पार्टिकल ऑफ स्मॉल डायमीटर आर यूज द स्टेशनरी फेज सपोर्ट द टेक्निक HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर वो स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी फेज है जिसके थ्रू रन कराएंगे, अगर वो स्मॉल डायमीटर का है तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा और बिटवीन द जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स हैं वो स्पेस भी कम हो जाता है। तो उसमें हम हाई प्रेशर यूज करते हैं। ये भी मशीन बेस्ड है। तो एक सरफेस एरिया है तो ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका सेपरेशन भी ज़्यादा होगा और दूसरी प्रेशर देंगे तो अधिक मात्रा में भी इसका सेपरेशन होता है। तो बेसिक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, ए सॉल्वेंट रिजर्वायर टू होल्ड द मोबाइल फेज थ्रू द सिस्टम। ठीक है, सॉल्वेंट रिजर्वायर टू होल्ड द मोबाइल फेज थ्रू ए सिस्टम, एन इंजेक्टर टू इंट्रोड्यूस सैंपल इनटू द कॉलम, chromatographic column to separate the solute, detector to detect the separate analytes as they elute from the column, computer that process the system and process the data। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिना सामने डिमॉन्स्ट्रेट किए ये समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट के रूप में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। HPLC is basically highly improved form of liquid chromatography. Instead of solvent mobile phase being allowed to drip through the column under gravity, it is forced through the under high pressure। ग्रेविटी के साथ तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप देखे हैं वो तो ग्रेविटी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें इल्यूट होता भी है, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं जिसमें कि जो कि हाई प्रेशर के रूप में होता है, ग्रेविटी प्लस हाई प्रेशर, तो दोनों इसमें फोर्स अप्लाई होते हैं। सो द यील्ड हाई परफॉर्मेंस एंड हाई स्पीड एज कंपेयर विद द ट्रेडिशनल। तो ये यहाँ पे यील्ड भी ज़्यादा होगा काफ़ी मात्रा में ट्रेडिशनल जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम लोग करते हैं, तो ये एडवांटेज है। The parameter used in describe HPLC column refer to the nature, type and size of packing material and the dimension of the column use। Dimension ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मात्रा में होगा, डायमेंशन कम होगा तो कम मात्रा में सेपरेशन होगा। ये भी डिपेंड करता है कि उसका पैकिंग की साइज मटेरियल कैसा है, साइज क्या है। अगर साइज छोटी है बिटवीन स्पेस का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सेपरेशन ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे इसके मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। इंक्रीज फ्लो रेट आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। फ्लो रेट वो तो अगर ग्रेविटेशनल है तो अपने हिसाब से नीचे आएगा, लेकिन अगर फ्लो रेट बढ़ाना है तो हमें प्रेशर देना पड़ेगा। इसीलिए HPLC जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ये ज़्यादा मात्रा में सेपरेशन करता है और कम समय में करता है। तो ये इसका एडवांटेज है, कम समय में ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का जो भी मटेरियल सैंपल मटेरियल है उसका डिफरेंट कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड एडजॉर्बेंट of small particle size
lead the high resolving power and short analysis time characteristic of SPLC। ये थर्ड पॉइंट, ये इसका एडवांटेज है। और क्या एडवांटेज है? जो टू मेजर एडवांटेज और है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्टेशनरी सपोर्ट विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज एंड लार्ज सरफेस एरिया। हमने बताया अगर वो स्मॉल साइज का स्टेशनरी फेज है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मात्रा में सेपरेशन होगा। द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडिशन रेट बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर टू द सॉल्वेंट फ्लो। ठीक है। एप्लीकेशन इसका डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉरेंसिक में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, क्लिनिकल में है, फूड एंड फ्लेवर में भी है, बहुत सारा इसका यूज़ है। और अगर हम बेस्ड ऑन सेपरेशन बहुत सारे टाइप के क्रोमेटोग्राफी है। अगर सेपरेशन मैकेनिज्म में जाएंगे तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज भी है, पार्टीशन है, एडजॉर्बेंट है, साइज एक्सक्लूजन है, एफिनिटी मैकेनिज्म है, बहुत सारे मैकेनिज्म है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने ज़्यादा हैं। तो लेकिन और कॉमन है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इट इज आल्सो वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इन दिस मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय देयर डिफरेंस इन चार्जेस। यहाँ पे जो इमोबाइल फेज है, ठीक है, वहाँ पे मॉलिक्यूल आर डिफरेंट चार्जेस के होते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द चार्ज स्टेशनरी सरफेस। जो कॉलम है, जो स्टेशनरी फेज है, वो डिफरेंट चार्ज सरफेस होता है एंड आयन अपोजिट चार्ज इन मोबाइल फेज। अगर वो चार्ज है तो अपोजिट जो चार्ज मटेरियल होंगे उसको वो रोक लेता है, और जो सेम चार्ज होंगे उसको रिपेल करता है, तो इफ्लुएट वो पहले ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अलग हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन सॉल्यूट आर इधर कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। These are also known as ion exchanger। डिफरेंट आयन एक्सचेंजर होते हैं जो उसको सेपरेट करते हैं। इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंजर आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, an insoluble matrix and chemically bonded charge group within and on the surface of matrix. It is classified as cationic and anionic based on whether it exchange cation or anion। तो इसमें दो टाइप के एक्सचेंजर होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर को आल्सो नोन एज एसिडिक आयन एक्सचेंजर और एनायन को आल्सो कॉल्ड बेसिक आयन एक्सचेंजर। Each type of exchanger is also classified as strong or weak depending on their ionic strength। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम ऊपर तो नहीं बना पाए। जैसे प्लस, ये M प्लस है, अगर पॉजिटिव चार्ज इसको मानते हैं, ये माइनस चार्ज है, तो माइनस यहाँ लिखा है चार्ज है, और इसके साथ अगर C अगर आता है एक्सचेंजर तो M C के साथ कंबाइन करेगा और A को छोड़ देगा। ठीक है, तो इसकी एफिनिटी इसके साथ अपोजिट चार्ज है, तो इसके साथ ये हो लिया, तो ये रुक जाएगा। सी जो सॉल्यूशन जो हम डालें, जो मैट्रिक्स डालें, तो ये बाइंड करेगा, और जो बाइंड नहीं कर रहा है वो पहले इफ्लुएंट के रूप में आ जाएगा बाहर। तो बाउंड मॉलिक्यूल कैन इल्यूटेड बाय अल्टरिंग द पीएच। अगर वो बाउंड मॉलिक्यूल गया, हम उसको अल्टर भी कर सकते हैं बाय द अल्टरिंग द पीएच ऑफ द eluting buffer or by increasing the salt concentration of the eluting buffers। A positive charge protein bound to cation exchanger can be eluted by increasing the salt concentration in the eluting buffer because cation present in the buffer compete with the positively charged group on the protein for the binding of the ion exchanger। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन कैसे होता है आयन एक्सचेंजर का, ये डिपेंड करेगा प्यूरिफिकेशन बायोमोल, लार्जली डिपेंड ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। हमारे ख्याल से समय काफ़ी हो गया है, तो ये आज यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। और है तो बहुत सारे टाइप, लेकिन हम नेक्स्ट रन पे फिर इसको नहीं, दूसरा एक नया टॉपिक लेंगे और थोड़ा सा वीडियो बेस्ड होगा, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हेलो, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक।